नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, कई वीडियो चैनल YouTube में इसके बारे में बता रहे हैं कि जो सेक्शन 69 जो आया है भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 69, तो उसमें जो लिव इन रिलेशंस में जो लोग रह रहे हैं, अगर उनका कभी भी ब्रेकअप हो जाता है तो क्या उनको 10 साल की सज़ा जो लड़कों को फेस करनी पड़ सकती है। लड़के मीन्स जो मैन या लड़के जो हैं उनको क्या तो सज़ा 10 साल की फेस करनी पड़ सकती है। तो क्या ये पहले जो इंडियन पीनल कोड था उसमें ये भारतीय न्याय संहिता में जो ये सेक्शन 69 आया है, ये क्या लड़कों या आदमियों के लिए ज़्यादा खतरनाक है? तो इसमें कुछ भी कमेंट करने से पहले हम इस जो सेक्शन 69 है उसको एक दफ़ा ध्यान से देख लेते हैं और इंडियन पीनल कोड जो है उसको भी प्रोविजंस को देखेंगे और एक माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई है उसको भी देखेंगे और उसके बाद ही कुछ इसका एनालिसिस कर पाएंगे। तो पहले से देखिए सेक्शन 69 क्या कहता है। सेक्शन 69 जो है वो ये कहता है कि कोई भी डिसीटफुल मीन से कोई भी जो प्रॉमिस करता है किसी भी वुमेन के साथ कि वो उसके साथ शादी करेगा, लेकिन उसकी कोई इंटेंशन नहीं होती है और उसके बाद भी उनके साथ रिलेशंस बना लेते हैं, तो वो जो कि ऑफेंस ऑफ रेप नहीं होगा, लेकिन शैल बी अ पनिशमेंट फॉर जो इम्प्रिजमेंट होगी उसमें 10 साल की सजा हो जाएगी और शैल आल्सो लायबल टू बी फाइन। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन डिसीटफुल को भी बताया हुआ है कि फॉल्स प्रॉमिस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट भी कवर्ड होगा, प्रमोशन भी होगा, इंड्यूसमेंट होगा और मैरिंग आफ्टर सप्रेसिंग द आइडेंटिटी। तो सेक्शन 69 जो है वो एक आइसोलेट जरूर किया गया है। तो आप कई जो मींस क्रिटिक्स हैं वो ये कह रहे हैं कि इसमें फॉल्स प्रॉमिस ऑफ द मैरिज है और ब्रीच ऑफ द जो मैरिज है, ब्रीच ऑफ द प्रॉमिस का जो है विश्लेषण नहीं किया गया इसमें। तो मींस फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज जो होगा उसमें सज़ा होती है, अगर ब्रीच ऑफ द प्रॉमिस होता है तो उसमें सज़ा नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा लेजिस्लेशन में नहीं लिखा है। तो लेकिन इससे भी कुछ भी कमेंट करने से पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट आई थी हम उसको जरूर देख लेते हैं। ये जजमेंट को भी हम साइट करेंगे और जो ये जजमेंट थी क्रिमिनल अपील नंबर 1165 और 2019 जो कि स्पेशल लीव पिटीशन क्रिमिनल नंबर 2712 और 2019 की थी, जिसमें अपीलेंट ने जो एक 482 के अंदर क्वेश्चनिंग पिटीशन डाली थी, FIR जो 376 के अंदर रजिस्टर्ड हुई थी। ये जजमेंट आई थी 21 अगस्त 2019 को। तो हम इसके जो पेज नंबर 11 पे जाते हैं, इस जजमेंट के जो लीगल एस्पेक्ट्स है उस पर जाते हैं और उसमें देखने की समझने की कोशिश करते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या इसमें निर्णय दिया था। तो यहाँ पर जो था उसमें कोर्ट ने कहा था कि जो कंसेंट जो है वो सेक्शन 375 ऑफ इंडियन पीनल कोड में बताई गई है, जो कि एक एक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्कमस्टांसेस और एक्शंस होते हैं या फिर जो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द प्रपोज्ड एक्ट होता है। तो जो भी अगर एक इंडिविजुअल जो है वो अपनी एक रीजन चॉइस देता है आफ्टर इवेलुएटिंग वेरियस अदर अल्टरनेटिव एक्शंस, बाकी सारे अल्टरनेटिव एक्शंस को वो इवेलुएट कर लेता है, उसके बाद एक रीजन चॉइस दे देता है और उसके बाद जो पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस जो निकल के आते हैं एक्शन और इनएक्शन से, तो ऐसे में उसको कंसेंट मानी जाएगी। ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो है वो अपनी ऑब्जर्वेशन दी थी। और इसमें पैरा नंबर 14 पे चलते हैं, उसमें बताया गया था कि मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट जो है वो जो कि इस केस में हुआ था, तो उसमें कंप्लेनेंट ने जो कहा था कि ये एलिगेशन लगाई थी कि अपीलेंट ने उनके साथ प्रॉमिस किया था कि वो उनके साथ शादी करेंगे, लेकिन अब यहाँ पर स्पेसिफिकली इन कॉन्टेक्स्ट टू द प्रॉमिस टू द मैरिज, तो कोर्ट ने यहाँ पर ऑब्जर्व किया कि एक डिस्टिंक्शन होता है बिटवीन दी फॉल्स प्रॉमिस गिवन ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेकर, जो कि उसे तोड़ा जा सके, और एंड द ब्रीच ऑफ द
प्रॉमिस जो कि गुड फेथ में दिया जाता है, लेकिन किसी कारणवश वो पूरा नहीं हो सका। तो यहाँ पर दो चीज़ों को डिफरेंशिएट किया गया है इस जजमेंट में। एक फॉल्स प्रॉमिस जो दिया जाता है वो एक बैड फेथ में दिया जाता है, उसकी पहले ही इंटेंशन होती है कि वो उसको फुलफिल नहीं करेगा, और एक होता है ब्रीच ऑफ दी प्रॉमिस। तो ये ब्रीच ऑफ प्रॉमिस मतलब इंटेंशन जो थी वो गुड फेथ पे दी जाती है, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाते हैं जिसकी वजह से वो फुलफिल ना हो पाए, तो इसमें कहा जाएगा कि उसे फॉल्स प्रॉमिस नहीं माना जाएगा, बल्कि ब्रीच ऑफ प्रॉमिस है वो माना जाएगा। तो एक कुछ जजमेंट्स आई थी, उसको भी यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट किया था। तो इसमें एक जजमेंट आई थी येदला श्रीनिवास राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश की। तो अक्यूज ने यहाँ पे बताया था कि कई रिलेशनशिप्स बनाए थे कंप्लेंट के साथ, लेकिन जब उन्होंने अक्यूज के साथ कहा था कि उन्होंने उनकी जो लाइफ है स्पॉइल कर दी है, और जबकि उन्होंने कहा था कि वो प्रॉमिस किया था कि मैरिज करेंगे, तो अक्यूज ने काफ़ी मतलब जो कंप्लेंट के साथ रिलेशंस बनाए, और फिर इसकी वजह से वो मींस प्रेग्नेंट हो गई, तो फिर अक्यूज ने रिफ्यूज़ कर दिया था मैरी करने के लिए। तो ये केस कोर्ट ने कहा था कि ये अलग तरह का केस था, क्योंकि उस केस में इंटेंशन जो थी वो अक्यूज की शुरू से ही मतलब बोनाफाइड नहीं थी, तो इसकी वजह से जो है उसकी इंटेंशन नहीं थी कि उसको फुलफिल कर सके। अब यहाँ पर पैरा नंबर 60 में यह बताया था उस जजमेंट में, जिस जजमेंट को मैं कोट कर रहा हूँ, तो इसमें बताया था कि जो प्रॉमिस जो दी जाती है मैरिज की, वो अगर फॉल्स है तब फॉल्स मानी जाएगी, जब इंटेंशन जो मेकर की जो होगी एट द टाइम ऑफ द प्रॉमिस, जब भी वो प्रॉमिस करता है तो वो उसको पता होता है कि मैं उसको अबाइड नहीं करूंगा, लेकिन सिर्फ धोखे में रख के उसे कन्विंस करता है ताकि वो जो वुमेन है वो रिलेशंस में एंगेज हो सके। तो ऐसे में कोर्ट ने कहा था कि इसे मिसकंसेप्शन ऑफ द फैक्ट माना जाएगा, जो कि विशिएट्स कर देगा वुमेन की कंसेंट को। ऐसे इस मिसकंसेप्शन ऑफ द फैक्ट तभी माना जाएगा जब उसकी इंटेंशन शुरू से ही होगी कि वो उसको प्रॉमिस को अबाइड नहीं करेगा। और फिर डिफरेंशिएट ये किया था ब्रीच ऑफ प्रॉमिस क्या होता है। कोर्ट ने इसमें कहा था ब्रीच ऑफ प्रॉमिस जो होता है कि उसे फॉल्स प्रॉमिस नहीं माना जाएगा। तो उसमें कहा था कि कोर्ट ने कहा था कि फॉल्स प्रॉमिस को एस्टेब्लिश करने के लिए मेकर की जो मेकर जो होता है प्रॉमिस जो देता है करता है, उसकी शुरू से ही कोई इंटेंशन नहीं होती कि उसको अपहोल्ड कर सके जब वो मींस प्रॉमिस करता है। तो कंसेंट जो होती है वुमेन की 375 की, वो विशिएटेड हो जाएगी कि इस ग्राउंड पे कि वो मिसकंसेप्शन ऑफ द फैक्ट है। तो इन दोनों के बीच में कोर्ट ने डिफरेंशिएट कर दिया था ब्रीच ऑफ द प्रॉमिस ऑफ द मैरिज और फॉल्स जो प्रॉमिस जो है, उन दोनों के बीच में कोर्ट ने ऑलरेडी डिफरेंशिएट कर दिया था। अब इसको समराइज किया है, इसमें जो जजमेंट आई थी उसमें एक और जजमेंट का कोट किया था उन्होंने, उसमें एक समराइज किया था कि लीगल पोजीशन ये एमर्जेस अबाउट द अबव केसेस ये थी कि जो कंसेंट ऑफ द वुमन जो होती है 375 के अंदर, वो जो हमेशा में एक एक्टिव होनी चाहिए और रीजन डिलिब्रेशंस मींस पूरी तरह से उसके बाद डिसीजन लेने की चॉइस होनी चाहिए कि मींस अपने डिलिब्रेशंस करने के बाद ही वो एक रीजन डिलिब्रेशंस दे ताकि वो प्रपोज्ड एक्ट में पार्टिसिपेट कर दे। तो इसमें एक ऐसे में उसकी जो कंसेंट है वो कंसेंट मानी जाएगी। अब ये एस्टेब्लिश करना कि वेदर की जो कंसेंट है वो खराब हो गई है, विशिएटेड हो गई है बाय द मिसकंसेप्शन ऑफ द फैक्ट अराइजिंग ऑफ द प्रॉमिस टू मैरिज, तो दो प्रोपोर्शंस जो है कोर्ट ने यहाँ पर बताए थे कि जो कि एस्टेब्लिश करने जरूरी है। पहला कि जो प्रॉमिस ऑफ द मैरिज जो है वो एक फॉल्स प्रॉमिस होना चाहिए, वो बैड फेथ में दिया होना चाहिए, जिसमें इसमें अक्यूज्ड जो है उसकी कोई इंटेंशन नहीं होनी होती है शुरू से ही कि वो अपने प्रॉमिस पे टिका रहेगा, अडहर्ट करेगा। और ऐसे में जो फॉल्स प्रॉमिस जो होगा वो इमीडिएट होगा, मींस कोर्ट ने कहा था कि इसमें इमीडिएट रेलेवेंस होगा और द बियर उसका एक डायरेक्ट नेक्सस होगा वुमेन के डिसीजन के साथ, ताकि वो एंगेज कर सके जो एक्ट के साथ, जो उसके जो मींस रिलेशनशिप का जो एक्ट किया है उसके साथ एंगेज कर सके, उसका डायरेक्ट नेक्सस होना जरूरी है। मींस इमीडिएट भी होनी चाहिए, वो बैड फेथ पे होनी चाहिए और इमीडिएट होनी चाहिए। तो यहाँ पर इस केस में क्या हुआ था कि यहाँ पर बताया कि जो FIR थी वो 2009 में मींस डाली गई थी, नवंबर 2009 में, और कंप्लेनेंट ने यहाँ पर कहा था कि वो पहले इनिशियली रिफ्यूज कर दिया था मींस रिलेशंस बनाने के लिए अक्यूज्ड के साथ, लेकिन जब अक्यूज ने प्रॉमिस किया मैरिज के साथ तो फिर उसके बाद कई बार उन्होंने रिलेशंस बनाए। और FIR में ये भी इंक्लूड हुआ कि सेवरल अदर एलिगेशंस भी थी जो कि इस प्रेजेंट केस में परपस के लिए वो जरूरी है। यहाँ पर पहले क्या क्या अटेंडिंग फैक्टर्स थे, वो एक दूसरे को शुरू से जानते थे सिंस 1998 और 2004 तक। तो मींस ये इमीडिएट केस नहीं बनता है क्योंकि 1998 से लेकर 2004 तक का मींस 6 साल के बीच में वो एक दूसरे से जानते थे।
वो एक हमेशा आपस में मिलते थे, डिस्टेंस प्लेसेस में भी जाते थे और एक दूसरे के घरों में भी रहते थे मल्टीपल ओकेजन्स में। और फिर इस दौरान वो 5 साल हो गए मल्टीपल ओकेजन्स में, और हॉस्पिटल भी जॉइंटली जाते थे ताकि देखने के लिए कि क्या वो कंप्लेनेंट प्रेग्नेंट तो नहीं है। तो इसमें अपीलेंट के जो एक्सप्रेस आपने मींस जो उसने अपनी रिजर्वेशंस थी वो एक्सप्रेस कर दी थी कि शादी की जो रिजर्वेशन थी वो 31 जनवरी 2014 का बारे में बताया है। तो जिसकी वजह से आर्गुमेंट्स हो गए थे उन दोनों के बीच में। उन्होंने अपनी जो प्रॉब्लम्स थी, मींस जो अक्यूज्ड जो बनाया गया था जिनको, मींस जो बॉय हैं, जो मैन है, उन्होंने अपनी पूरी जो प्रॉब्लम्स थी वो शेयर कर दी थी। उसके बीच में आर्गुमेंट्स हुए थे और फिर बताया कि अपीलेंट जो है वो एक अच्छी पोस्ट में है और कंप्लेनेंट भी अच्छी पोस्ट में है। तो प्राइम FIR से कहीं ये इंडिकेट नहीं होता कि जो प्रॉमिस था वो अपीलेंट द्वारा दिया गया था वो फॉल्स था, और कि कंप्लेनेंट ने कई बार जो रिलेशंस बनाए थे ऑन द बेसिस ऑफ द फॉल्स प्रॉमिस ऑफ देम के ऊपर बनाए गए थे। तो एलिगेशन में भी नहीं कुछ ऐसा जो FIR में कराई थी जिसपे उसने कुछ ऐसा प्रतीत होता हो कि अपीलेंट ने प्रॉमिस किया हो कंप्लेनेंट के साथ कि वो मैरिज करेगा, या फिर जो प्रॉमिस जो दिया गया था, मींस जो कंसेंट दी गई थी वो बैड फेथ में दी गई थी, उसकी शुरू से कोई इंटेंशन नहीं थी मैरिज करने की, और या फिर उनको धोखे में रखने की कोई इंटेंशन नहीं थी। तो ये सारी केसेस में देखने के बाद कोर्ट ने इस केस में जो थी वो रिलीफ थी वो मैन को दे दी और जो FIR थी वो क्वैश हो गई। तो इसके बेसिस पे हम यहाँ पे खुद ही इन्फ्रेंसेस निकाल सकते हैं कि कोर्ट ने ऑलरेडी एक जजमेंट है वो दे रखी है। वो जजमेंट जो है में वो BNS का जो कानून आएगा उस पर भी एप्लीकेबल होगी, क्योंकि मिसकंसेप्शन ऑफ द फैक्ट जो है कोर्ट ने पहले ही बता रखा है कि वो विशेटेड हो जाएगा अगर अक्यूज्ड की जो इंटेंशन जो है शुरू से ही मैरिज करने की नहीं होगी, या फिर बैड जो कंसेंट जो ली जाती है उससे वो गुड फेथ पे नहीं ली जाती बल्कि बैड फेथ पे दी जाती है, और कंसेंट जो है वो इमीडिएट जो है वो ली जाती है, उसका साथ कोई डायरेक्ट नेक्सस होगा ताकि वुमेन जो है वो अपनी कंसेंट दे सके। तो अब यहाँ ऐसे केसेस में जो कई वीडियोस बनाए जा रहे हैं उसमें बताया जा रहा है कि तो लिव इन रिलेशंस में जो लोग रह रहे होंगे 8 साल से 10 साल से, उनके ऊपर ये प्रॉब्लम आ जाएगी। जी देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है वो जो नया कानून आएगा उस पर भी एप्लीकेबल होगी, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति 10 साल से या 5 साल से 4 साल से एक दूसरे के साथ जा रहा होगा, रह रहा होगा, तो उसकी जो इंटेंशन जो है वो बैड नहीं होगी। कुछ सर्कमस्टांसेस जरूर होंगे जिसकी वजह से जो प्रॉमिस है वो फुलफिल नहीं हो पाया होगा। तो ऐसे में जो है वो कि BNS का जो कानून है वो किस हद तक लड़कों के ऊपर खराब होगा, इससे आप खुद ही एनालाइज कर सकते हैं जो कि होगा कि नहीं होगा। इस जो जजमेंट है वो खुद ही ये मींस जो इसके जो लीगल प्रिंसिपल्स हैं वो नए कानून पर भी बाइंडिंग होंगे। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।